नमस्कार, मैं हूं बॉबी मिश्रा और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। और हमारे साथ मौजूद हैं नीरू, जिनका सिलेक्शन बैंक ऑफ बड़ौदा में बैंक पीओ के तौर पर हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नीरू भी है और नीरू के पेरेंट्स भी हैं। हम जानेंगे कि आखिर तैयारियां किस तरीके से हुई और सबसे पहले हम जानेंगे कि इनका परिचय क्या है, कहाँ से हैं, किस तरीके से इनकी जो शुरुआती शिक्षा है वो हुई। नीरू, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको हमारी टीम की तरफ से। स्टार्ट करें उससे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि बैकग्राउंड आपका क्या रहा, आपने किस तरीके से पढ़ाई की और ड्रीम क्या था आपका? Thank you for your kind wishes and thank you for having me here today. तो मेरा नाम नीरू है एंड इस बार मैंने IBPS PO क्लियर किया है। मेरी स्कूलिंग एंड ग्रेजुएशन दिल्ली से ही हुई है। मैंने बीकॉम ऑनर्स किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन में। एंड उसके बाद जैसे कि एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर आते थे 11th-12th में, तो लोगों से पता चला कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं लोग जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो। तो मैंने भी वही किया। स्टार्टिंग में मैंने यूपीएससी की कोचिंग ली, फिर कुछ 3-4 साल मैंने उसकी प्रिपरेशन करी, अटेम्प्ट्स दिए, बट वहाँ कुछ खास सक्सेस नहीं मिला। तो फिर मैं अपने बैक ऑफ माइंड में था हमेशा से कि बैंकिंग भी एक ऑप्शन होता है कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। तो मेरी एक फ्रेंड भी उस टाइम पर बैंक पीओ बनी थी, उसने भी सजेस्ट किया कि बैंकिंग इज़ अ गुड करियर ऑप्शन, आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलती है, फाइनेंशियल नॉलेज मिलती है। तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करूँगी। तो फिर मैंने कोचिंग्स के बारे में सोचा और उसके बाद फिर मुझे फोर्ब्स मिला। तो ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था जो फुल प्रिपरेशन के साथ में था एंड by luck and by good preparation, I cleared all 3 stages: prelims, mains, and interview. And I got selected in my top preferred bank, that is Bank of Baroda. So I'm very happy about it. डीयू से आपने बीकॉम किया और पढ़ाई की, इसके बाद आप यूपीएससी की तरफ मूव कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि यूपीएससी की तैयारी में वो स्टूडेंट इतना उलझ जाते हैं कि उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं बच पाता। तो आपने इससे अलग हट करके अपना रास्ता तलाश लिया। तो जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे जो अपना टाइम भी वेस्ट कर देते हैं और दूसरा काफ़ी डीमोटिवेट हो जाते हैं, उनके पास ये नहीं रहता कि अब मैं क्या करूँ? हाँ जी। मेन इशू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यही होता है कि रिपीटेटिव हो जाता है प्रोसेस एंड स्टूडेंट आगे नहीं बढ़ पाते हैं। बार बार सेम मिस्टेक्स करने लग जाते हैं, समझ नहीं पाते कि गलती कहाँ हो रही है। तो इसीलिए मेरे साथ भी यही हो रहा था यूपीएससी में। मैं नहीं समझ पा रही थी कि गलती कहाँ हो रही है। इतना पढ़ लिया फिर भी प्रोग्रेस नहीं, ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही। तो फिर एक ये टफ डिसीजन था कि मैंने यूपीएससी को ब्रेक दिया एंड बैंकिंग के बारे में सोचा। एंड उसके बाद फिर मैंने इस प्रिपरेशन में एनालाइज किया पहले चीज़ों को, पेपर कैसा आता है, मेरी उसमें मतलब स्टैंडिंग क्या है, कितने मैं स्कोर कर सकती हूँ, कितने अच्छे चांसेस है क्लियर करने के। तो एक मतलब आप लाइफ को एज अ हैप्पी रहने की कोशिश कीजिए। एग्ज़ाम्स को इतना इम्पोर्टेंस मत दीजिए कि आपकी लाइफ कहीं पीछे छूट जाए। तो जब भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें तो हमेशा खुश रह कर करिए, साथ में को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करिए, कुछ हॉबीज़ भी रखिए। उससे आपको मोटिवेशन मिलता है कि लाइफ इज़ हैप्पी एंड लाइफ इज़ बिगर देन एग्ज़ाम्स। तो आप हमेशा वो करिए जिससे आपको फ्यूचर में आपकी ग्रोथ दिखाई दे, आपको पॉसिबिलिटी लगे कि मैं ये कर सकती हूँ और इससे मेरा फ्यूचर बेटर होगा। तो इसी के सोच के साथ मैंने यूपीएससी को छोड़कर बैंकिंग चुना था एंड बैंकिंग आल्सो वेलकम्ड मी विद ओपन आर्म्स। तभी लाइक फर्स्ट इसमें अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, तो उससे मुझे बहुत खुशी हुई। बात करें अगर जब आपने ये डिसीजन लिया तो पेरेंट्स का कितना सहयोग रहा, क्योंकि जिस तरीके से यूपीएससी की प्रिपरेशन में आपने सालों जो है अपना समय दिया और उसके बाद जब आपने ये डिसीजन लिया कि मुझे यूपीएससी ना करके बैंकिंग की तरफ जाना है, तो पेरेंट्स का क्या रुख रहा और उसके बाद जो सोसाइटी के प्रेशर काम करते हैं स्टूडेंट के ऊपर, उनको दोस्तों में या फिर समाज में एक परसेप्शन बन जाती है कि ये यूपीएससी के स्टूडेंट है, तो उस वक्त आपने कैसे इन सारी चीज़ों को हैंडल किया और संभाला? हाँ जी। यूपीएससी में मेन इशू ये है कि आप घुस तो जल्दी जाते हैं पर निकल नहीं पाते वापस। तो उस समय में आपकी फैमिली आपका बहुत सपोर्ट करती है। अगर सपोर्टिव फैमिली होती है तो वो आपको कहते हैं आप कुछ भी कर लो, हम आपको सपोर्ट फुल दें। मेरी फैमिली का भी यही था, उन्होंने कहा कि हम आपको खुश देखना चाहते हैं, आप जिस जॉब में अच्छा फील करें आप वो करें। ज़रूरी नहीं है कि लाइफ में सिर्फ एक ही जॉब के पीछे आप अपना सारा टाइम दे दें।
तो उसी सोच के साथ मुझे भी मतलब हिम्मत मिली कि मैं कुछ और ट्राई करके देखूँ। पहले मैंने भी अपना पूरा टाइम सिर्फ़ एक ही एग्ज़ाम को दिया था यूपीएससी को, कुछ और अटेम्प्ट नहीं किया था। वो एक बस जुनून आ जाता है थोड़ा-सा कि बस यही करना है। पर फिर जब नहीं दिखता कुछ प्रोग्रेस और फिर लाइफ़ में सैड रहना और वही मोनोटोनस शेड्यूल को फ़ॉलो करने से अच्छा है कि आप ट्राई करें नई चीज़ें, एक्सप्लोर करें, क्या पता कोई और जॉब आपके लिए बनी हो जिसमें आप अच्छा कर सकें। तो उसी हिम्मत के साथ मैंने सोसाइटी को थोड़ा इग्नोर ही किया उस टाइम पर कि ओपिनियंस नहीं मैटर करते हैं, मेरी पर्सनल चॉइस मैटर करती है, मेरी हैप्पीनेस, फैमिली का सपोर्ट मैटर करता है। तो उस सपोर्ट और हिम्मत के साथ मैंने फिर बैंकिंग को चूज़ किया। यूपीएससी और आईबीपीएस दोनों के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस बिल्कुल अलग है, तो उसके बाद आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई जो कि कम समय में आपने फिर बैंकिंग में बेहतर किया? हाँ जी। सो मेन जो मुझे बेनिफिट मिला है यूपीएससी से बैंकिंग के अंदर वो ये था कि मुझे इंग्लिश में बहुत अच्छी कमांड हो गई थी। मुझे एडिटोरियल्स पढ़ने की आदत हो चुकी थी इंग्लिश में, द हिंदू न्यूज़पेपर और द इंडियन एक्सप्रेस, वो सब मुझे अच्छे से आते थे और बीच में मैं राइटर भी बन चुकी थी इसमें। मैं फ्रीलांस में राइटिंग कर लेती थी, कुछ इंटर्नशिप्स वगैरह। तो उससे ये था कि मैं इंग्लिश में तो फुल ऑन फुल स्कोर करने की सोच कर आई थी कि मैं उतना तो कर ही लूँगी। फिर उसके बाद इसमें मैंने जब सिलेबस देखा, रीज़निंग था, रीज़निंग यूजुअली टफ़ होती है इसकी बैंकिंग की यूपीएससी से भी ज़्यादा टफ़ होती है। तो उसके लिए इसीलिए मैंने फिर क्लासेस के बारे में सोचा कि मुझे थोड़ा पर्सनल गाइडेंस मिले ताकि ये पता चले कि किस तरीके से एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना है। स्पेसिफ़िकली बैंक के लिए मुझे कैसी रीज़निंग पढ़नी पड़ेगी और मैथ्स भी, बिकॉज़ मैथ्स मुझे थोड़ा-सा आई एम स्केयर्ड ऑफ मैथ्स तो उसके लिए भी फिर मैंने क्लासेस के बारे में सोचा एंड फिर मैं फोर्ब्स में आई तो मुझे बहुत प्रॉपर गाइडेंस मिली है, इसीलिए मुझे शॉर्ट टाइम पीरियड में सब कुछ क्लियर हो गया एंड सक्सेस मिली। अगर बात करें फोर्ब्स की, तो आपने बताया कि आपके एक फ्रेंड के ज़रिए आप यहाँ तक पहुँची और ये सफ़र कैसा रहा? अगर यहाँ के टीचर्स कितने सपोर्टिव थे, अगर बात करें एडमिन की, तो उन्होंने किस तरीके से सपोर्ट किया? जो स्टडी मटेरियल्स आपको चाहिए थे, वो किस तरीके से प्रोवाइड हुए? हाँ जी। सो मेरा मेन मोटो जो था क्लासेस लेने का वो ये था कि मुझे पर्सनल गाइडेंस मिले, टीचर मुझे ये बता सके कि मुझे स्पेसिफिकली क्या करना है एग्ज़ाम के लिए, ताकि मैं एग्ज़ाम की डायरेक्टेड प्रिपरेशन करूँ और इधर-उधर ज़्यादा ना पूरा वास्ट नॉलेज ना इकट्ठा करूँ जो यूज़लेस या फिर कन्फ्यूज़िंग हो जाती है। तो मैं फिर डायरेक्टली एक लाइन में चल पड़ी, जो सिलेबस कवर करना था वही किया, एक्स्ट्रा कुछ नहीं ज़्यादा दिमाग लगाया या फिर ज़्यादा पढ़ के कन्फ्यूज़ नहीं हुई। तो डायरेक्टेड जो गाइडेंस मिली है, पर्सनल गाइडेंस, वो बहुत यूज़फुल थी। बात आपने स्टडी मटेरियल्स की, तो पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले बच्चे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर जाते हैं और वहाँ पर इतनी सारी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध होती है कि वो बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो ऐसे में जो स्टूडेंट आपको देख रहे हैं या जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगी? किस तरीके से उनका जो शेड्यूल रहे, वो प्रिपेयर हो और एक साथ कई चीज़ों पर जो बच्चे भटकाव की ओर चले जाते हैं, उस पे वो अपना कंसंट्रेशन कैसे ग्रैब करें? सो मेनली जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो देख लीजिए कि रिसोर्सेज लिमिटेड रखें एंड अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस को जानें, किस सिलेबस में किस टॉपिक को, किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है एंड पर्सनल गाइडेंस लेंगे तो बेटर रहेगा। टीचर आपको बता देंगे कि आपको इस जगह से पढ़ना है। मैंने भी लिमिटेड बुक्स रखी थी ताकि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड ना हो और कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। इसीलिए मैंने एग्ज़ाम आने के कुछ 5-6 मंथ्स प्रायर ही कोचिंग क्लासेस स्टार्ट की थी, क्योंकि क्या होता है जब एग्ज़ाम आने वाला होता है तो प्रेशर बढ़ जाता है और कुछ बच्चे तो नोटिफिकेशन आने के बाद ज्वाइन करते हैं, तो वो जैसे एग्ज़ाम आता है तो वो पैनिक हो जाते हैं, तो उसकी वजह से रिजल्ट भी नहीं अच्छा होता। तो इससे अच्छा टाइम दें, थोड़ा एनालाइज करें चीज़ों को और फिर सोर्सेज लिमिटेड रखें। जो क्लास में नोट्स दिए जाएँ उनको प्रॉपर्ली घर जाकर रिवाइज करें डेली एंड जो टॉपिक कवर किया जाए उसके प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज जरूर ट्राई करें एंड मॉक्स भी ज़रूर दें एंड जब एग्ज़ाम आने वाला हो तो फुल लेंथ मॉक्स दें एंड मेंस की प्रिपरेशन प्रीलिम्स के साथ साथ ही करते रहें। एक सवाल जो हर कोई जानना चाहता है कि कितने घंटे की प्रिपरेशन आपने की? क्योंकि बाकायदा 8 से 12 घंटे ऐसे कई बार लोग बोलते हैं कि हमने प्रिपेयर किया, आपने कितने घंटे पढ़ाई की?
ऐसा कुछ फिक्स शेड्यूल तो नहीं था। तो अभी तो ऐसा था कि मेरा जब मन करता था मैं तब पढ़ती थी। लाइक क्वालिटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी। तो मैं यही कहूँगी, जब आपका मन करे, जितना आपको सिलेबस कंप्लीट करना हो उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। आज मुझे एक टॉपिक पढ़ना है, चाहे उसको मुझे 2 घंटे देने पड़े, 1 घंटा, चाहे 4 घंटा, चाहे 5 घंटा, उतना दीजिए और फिर उसके बाद मॉक्स दीजिए उसका। मॉक्स भी लाइक 1 आवर के आसपास हो जाएँगे, मॉक्स को एनालाइज़ करें। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन में। कुछ की ग्रास्पिंग पावर हाई होती है, वो जल्दी समझ जाते हैं चीज़ों को, और कुछ ज़्यादा टाइम से अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी टाइम कम लगता है चीज़ों को समझने में या याद रखने में। तो अपने आप को जानिए कि आपको कितना टाइम चाहिए, उस हिसाब से पढ़िए, ना कि किसी और टॉपर या किसी और की मतलब स्टोरी से बिल्कुल मत इन्फ्लुएंस होइए। सेम टू सेम चीज़ कॉपी मत कीजिए, अपने आप को जानिए और ये देखिए कि आपको कितना टाइम लग रहा है। तो लाइक ऑलमोस्ट 4-5 आवर्स तो हो ही जाते हैं मिनिमम। उसके बाद अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो ज़्यादा टाइम भी देने की सोचिए एग्ज़ाम को। तो अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं वैसे आप। आपने जैसा बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा आपका ड्रीम भी था, और अगर बात करें वैकेंसीज की तो काफ़ी लंबे समय बाद बैंक ऑफ बड़ौदा की आई, तो फिर उसमें आपका सिलेक्शन हो पाना कहीं ना कहीं ये दुगनी खुशी की बात है। हाँ जी, यही था। मुझे वैसे जो रीजनिंग के सर हैं यहाँ पर, उन्होंने गाइड किया था प्रेफरेंस ऑर्डर के बारे में कि कौन, बिकॉज देयर आर 12 बैंक्स, तो उसमें से बेस्ट कौन से हो सकते हैं। उन्होंने जो बताया मैंने उसके अकॉर्डिंग फिल किया था, और अब जैसे पता चला कि काफ़ी टाइम बाद इसकी वैकेंसीज निकली हैं, एंड बैंक बहुत मतलब लार्ज स्केल पे वर्क कर रहा है अभी, बिकॉज मर्जर हुआ है उसका। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, बिकॉज न्यू चैलेंजेस होंगे, मे बी लाइक ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ज़्यादा होंगे, बिकॉज न्यू रिक्रूटमेंट्स हैं। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। यूपीएससी अब भी सपना है? अभी इस टाइम पर तो नहीं है, बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाट आई हैव अचीव्ड इन बैंकिंग, एंड बैंक ने मुझे लाइक विद ओपन आर्म्स वेलकम किया है। तो मैं अपना 100% अभी बैंकिंग को ही दूंगी। थैंक यू सो मच। हमारे साथ नीरू के पेरेंट्स भी हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि इनके पिता एएसआई हैं, और बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले सर, काफ़ी टफ हो जाता है सरकारी सेवाओं में रहते हुए घर पर भी ध्यान दे पाना, क्योंकि आपकी जो ड्यूटी है 24/7 आपको पब्लिक के सेवा में रहना पड़ता है। तो कैसे क्या कुछ हुआ, आपने क्या कुछ गाइडेंस दिया, और आपके क्या टिप्स रहे जो नीरू के काम आए? मैं 1990 से दिल्ली पुलिस में कार्यरत हूँ, और मेरा शुरू से ही मिशन रहा है कि बच्चों को कामयाब करूँ। और ये मेरी बेटी जो नीरू सांगवान है, ये शुरू से ही होशियार रही है, और इसने अपने मेहनत के बलबूते पर ये जो उन्हें मुकाम हासिल किया है, इसकी मुझे और मेरे परिवार को बड़ी खुशी है। था ये सफ़र रहा जब इनका प्रिपरेशन चल रहा था, जैसा कि इन्होंने बताया कि यूपीएससी को छोड़कर फिर बैंकिंग की तरफ आना, जब इन्होंने आपसे बातचीत की तो क्या आपने क्या गाइडेंस दिया, क्या सजेशंस आपने दिए? हमारा बिल्कुल जो है इनको जो इन्होंने बैंकिंग की तरफ रुख किया था, तो हमारा पूरा सपोर्ट रहा है इनकी तरफ, और इन्होंने अच्छी मेहनत करके ये जो मुकाम हासिल किया। इतनी खुशी की बात है, आप साथ आज बैठे हैं और उनका सिलेक्शन बैंकिंग में हो गया है। बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए, मैं बयान नहीं कर सकता कि इतनी खुशी हो रखी है हमारे पास। मैम से बात करेंगे, हालांकि मैम ज़्यादातर समय नीरू के साथ रही हैं। कैसे देखा आपने, प्रिपेयर करते हुए भी देखा, स्ट्रगल के फेज़ को भी देखा, और सब कुछ, और आज सफलता भी? बहुत खुशी हो रही है जी आज तो, और मेहनत भी बहुत की है मेरी बेटी ने, और मतलब उसको उसका रिजल्ट मिला है। बहुत अच्छा। लगातार जब प्रिपरेशन कर रही थी तब आप लगातार साथ रही, घर पर रही, तो क्या माहौल रहता था पढ़ाई को लेकर के? कभी डांटने वाटने की भी जरूरत पड़ी थी? नहीं जी, डांटने की तो देखो, बच्चे को डांट तो कभी कभार तो लग ही जाती है, फिर भी मतलब शुरू से ही होशियार रही है, तो इतनी वो जरूरत नहीं पड़ी कि नीरू उठ ले पढ़ ले, वो हमें कभी कुछ नहीं कहना पड़ा। इसने अपनी मर्जी से ही सारा सब कुछ टाइम टेबल सेट किया, उसके हिसाब से ही ये पढ़ी है। कितनी खुशी। हाँ, बहुत खुशी हो रही है जी आज, बहुत बहुत। तो साफ तौर पर इस वक्त हमारे साथ नीरू थी, इनसे बातचीत की और इन्होंने गाइडेंस भी दिए बच्चों को कि जरूरी नहीं है कि एक ही ड्रीम की तरफ आप भागे। आज के टाइम में ऑप्शंस आपके पास बहुत अवेलेबल हैं, बस ज़रूरत है अपने हिसाब से और अपने लिए काम कर लेने की। कैमरा पर्सन कमल के साथ बॉबी मिश्रा, दिल्ली दर्पण टीवी।